हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आज जो है हम पेपर 2 की सीडीपी जो है वो सॉल्व करेंगे। और आप जिन लोगों ने पेपर 2 दिया है वो अपना पेपर मिला लीजिए और देख लीजिए आपके पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं। और ये बात हम पहले क्लियर कर देते हैं कि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक हम किसी भी को शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, मनोभाव और विपणना को सुव्यवस्थित कर पाए। और एक है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों में संवाद, यानी कि जिसमें वो आपस में जो है वो संवाद बनाए रखे, बातचीत करके चर्चा करके प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरीक्षा करने में सशक्त हो। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट और थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों में वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है जिसमें नहीं है, तो ढूंढते जाओ कौन सी नहीं है। तो क्या करते हैं, जैसे पहले है संतुलित चुनौतीपूर्ण अभिवृद्ध करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका सही ऑप्शन होगा यह है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। ये तो बहुत गलत बात है, जब आप उन्हें पूरा पढ़ा दोगे तो उन्हें ट्यूशन के लिए क्यों जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस देयर लर्निंग, किसके द्वारा उनकी जो है वो फिजिकल भी और इमोशनल भी जो है वो बच्चों का विकास होता है। तो प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन, ठीक है ना, वो लर्निंग में अगर इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, अगर आपकी क्लास में एक्टिव हैं तो तभी क्या है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में प्रभावशाली अधिगम बनाने के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय इसके। बजाय का मतलब होता है कि उसे छोड़कर, है ना। तो किसे छोड़कर, एक तो आपकी कक्षा में जो सुध्यापक होना चाहिए, सुध्यापक भी होने, सुसाध्य भी होना चाहिए और जी सहयोगी भी होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस आपकी क्लास में कभी नहीं होना, ये क्वेश्चन हमने कराया है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। कौन सी प्रभावशाली पद्धति है, सबसे इफेक्टिव लर्निंग कौन सी होती है। तो जो आपको मतलब उपलब्ध कराना, नई नई जो है वो इसको फोल्डिंग उपलब्ध कराना, ये प्राइमरी में आया है सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ था। उपलब्ध कराकर जब विद्यार्थियों को कोई जो है नया कौशल सीख रहे हों, उन्हें नई अवसर प्रदान करके, उन्हें नया स्कोप फोल्डिंग देकर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव देखना है आप, जो है जिसने भी पेपर दिया है बिल्कुल सही किया है। नेगेटिव को जो है वो एक मार्क कर लेना ताकि हमारे दिमाग में क्या है, बच्चों के चिंतन में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। बच्चों प्रत्यय स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। बच्चे खुद भी सोच सकते हैं, कुछ इस बच्चों में भी होती हैं, उन्हें डेवलप करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अधिगम एक क्या है, एक सरल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया क्या है। तो जटिल और हमेशा सक्रिया होती है, ठीक है ना, तो जटिल और सक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुझाव दे, उसमें भी आया ये जो प्राइमरी का पेपर हुआ है उसमें भी आया सेम क्वेश्चन है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुझाव बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आवासीय विषय को क्या करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, समझना चाहिए, टालना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। क्या करना, समझना चाहिए कि जो बच्चे कल्चरल एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं तो उनमें भी स्किल्स है। क्वेश्चन नंबर 9, एक जो है अध्यापिका कक्षा में अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों की विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है, उसमें हमेशा प्रगतिशील रखती है। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका जो है शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को वैल्यूएट करती है। बच्चों का विद्यालय में सफल होना किस चीज़ को दर्शाता है। मैंने बताया था कि हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड विधि पर ध्यान देना है ना। शिक्षक गलत हो सकता है, शिक्षण विद्या गलत हो सकती है, वातावरण गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा, 4 निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की रुचि और पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। गलत, वही वातावरण या विद्यालय जो है उनकी जो आवश्यकताओं को पूर्ति में करने में असफल है, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, एक समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है।
क्या होता है कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यानी कि जब बच्चे आपस में स्वयं करेंगे, चिंतन करेंगे उस चीज़ को लेकर, अगर एक पे नहीं आ रही तो दूसरे बच्चे पे आ रही होगी, है ना, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के सामाजिक विकास में कौन सा कारक है? बच्चों के सामाजिक किरण में जो विद्यालय है वो कौन सा फैक्टर है? सेकंड फैक्टर, क्योंकि पहला फैक्टर जो है, देखो प्राइमरी में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा था कि बच्चों के लिए परिवार कौन सा कारक है? प्राथमिक कारक है। यहाँ पूछा बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? तो द्वितीय कारक है। पता थोड़ा सा ही तो चेंज हो रहा है, वही क्वेश्चन सेकंड उसमें आ जाते हैं जूनियर में। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों का जो चिंतन है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों का जो चिंतन है गुणात्मक रूप से होता है वो जीन पियाजे ने कहा था। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है डेवलपमेंट को लेकर के? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, अलग अलग कल्चर हुई है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है? कौन सा होता है मुख्य प्रमाण चिन्ह मध्य बाल्यावस्था? ये 2016 का क्वेश्चन है, देख लो सेम आया हुआ है। बताओ कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था में क्या करता है वो? चिंतन शुरू कर देता है और उसकी जो है लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। तो बस तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? कौन से विषय पर ध्यान देते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ है। लॉरेंस कोलबर्ग की व्यक्तिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक वर्ग कर्म व्यवस्था विन्यास में है। ये जो क्वेश्चन है, मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? बाल्यावधि में विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस मल्टीबहुस्तरीय होता है ना, और मिश्रित होता है, मिक्स होता है। बच्चा सीखता है, ग्रुप बनाता है, थिंकिंग आ जाती है उसमें, जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। तो बहुत सारा मल्टीपल होता है उसका। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? जो हमारी जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ये भी जो है एक थ्योरी है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यवसायिक और अधिक कौशल बनाने वाले कक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं जो अधिगम उनको क्या मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? क्या होता है मूल्यांकन कर कक्षा मूल्यांकन करने? तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों से फीडबैक लेके हमें कमी का पता चल जाता है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। बिल्कुल सही है, ये तो हमारे दिमाग में आ रहा है। अध्यापिका को अपने शिक्षा छात्र पर विचारने में सहायक होता है। मान लो हमने एक क्वेश्चन समझा, उसके द्वारा फीडबैक लिया बच्चों से, तो तभी के तभी हमें क्या है डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम को, रेमेडी टीचिंग दे दी, खत्म। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बता, प्राइमरी भी क्वेश्चन आ रहा है के अनुसार कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत्य स्थिति अनुपालन संभावना करने के लिए सहायक है? यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये बुद्धि का प्रकार है। लेवोगात्सी के अनुसार क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की जो है, और लेवोगात्सी ने दिया संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो कक्षा है वह कैसी होनी चाहिए? अध्यापक लचीला है, मतलब उसमें रोल है, गुण नहीं है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्ति का आवश्यकता पूरा, यानी कि जैसा बच्चा होगा आगे उसे कम समझ में आ रहा है तो टीचर को अलग से उसको जो है टीचिंग देनी होगी, ठीक है ना। हर एक बच्चों की व्यक्तिगत इच्छाओं को आवश्यकता को पूरा करना होगा। चाइल्ड सेंटर्ड विधि का जो है वो प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किसके संज्ञानात्मक उपकरणों पे जो दिया है वो लेवोगात्सी ने दिया है, ऑप्शन नंबर 3।
24 का 25 का कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर में रूढ़िबद्धता कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होती है? कौन सी होती है प्रभावशाली होती है? यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है उसमें मिश्रित लिंग यानी कि लड़के और लड़के, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित यानी कि उन्हें जो है अप्रिशिएट करना। क्वेश्चन नंबर 25 का है सेकंड ऑप्शन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को कैसे समझना चाहिए? आपकी कक्षा में मतलब कई भाषा के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप उन्हें कैसे जो है वो टीचिंग देंगे? तो उनके गुण और साधन के अनुसार देंगे उन्हें टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 27। एक प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? किस प्रकार संबोधित करेंगे आप उन्हें? प्रभावशाली और सृजनात्मक मतलब हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रभावशाली हैं, एक्टिविटी करते हैं, हमेशा क्रिएटिव सोचते हैं, तो उन्हें क्या है चुनौतीपूर्ण कार्य और देंगे और निराशा दूर करने के लिए उनकी अलग एक्टिविटी देते रहेंगे ताकि वे जो है निराश ना हो, बोर ना हो ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस में सोच लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें भी हमें साथ में लेके चलना है, थोड़ा आराम से पढ़ाना होगा इजी लेवल में, तो ताकि उन्हें एक्टिविटी देते रहे हम और वे जो बच्चे हैं क्रिएटिव माइंड के उन्हें बोरिंग फील ना करें। क्वेश्चन नंबर 28। पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है ना, कैसे वे दोनों आपस लिख रहे और पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1। 29 का आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए मुझसे कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? कौन सी बेस्ट सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंशिक दृष्टि वाले जो होती है उसमें जो है स्मॉल प्रिंट वर्कशीट नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। समावेशी कक्षा का क्वेश्चन आ रहा है, बता समावेशी कक्षा शिक्षा के अंतर्गत पीछे अंतर्हित विचार है। तो दासना के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यही हमारा समावेशी शिक्षा का जो है वो नियम है। तो आज की वीडियो में जो है हमने CDP को जो है वो डिस्कस किया है और जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक वेट करते हैं और इसमें जो है हमने पूरा प्रयास किया है कि 100% ये जो है वो सटीक आंसर होंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको TGT PGT GIC मैथ्स के सभी टॉपिक अवश्य मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।